कई यादें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। दिसंबर की कड़वी ठंड, पहाड़ों से घिरा सुनसान जंगल और एक परिवार जो सिर्फ एक क्रिसमस ट्री काटने जंगल में आया था। उन्हें क्या पता था कि वह जंगल उनका इंतजार कर रहा है। उस रात उनके साथ क्या हुआ था, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। मेरा नाम जेम्स है और इस क्रिसमस की रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं आज भी उसे बहुत अच्छे से याद करता हूँ और आज भी सोचकर कांप जाता हूँ कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गई थी। यह दिसंबर की शुरुआत थी और हमने फैसला किया कि पहाड़ों की तरफ चलें ताकि एक असली क्रिसमस ट्री काट कर लाएं। यह वही चीज़ थी जो मैं और मेरी पत्नी मैरियन हमेशा से करना चाहते थे और हमारा 7 साल का बेटा एंड्रयू भी बहुत खुश था। मौसम ठंडा और बादलों से घिरा हुआ था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे अभी फिर से बर्फबारी शुरू हो जाए। पहाड़ की सड़क पर यात्रा करते हुए मैं खुद को बच्चा महसूस करने लगा था। काफ़ी समय बाद मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो वाकई ख़ास था, कुछ ऐसा जो क्रिसमस के मज़े वापस ला रहा था। और एंड्रयू की खुशी मुझे मेरी बचपन की यादें वापस दिला रही थीं। जब हम आखिरकार उस दूर दराज इलाके तक पहुंचे जिसे मैरियन ने ऑनलाइन ढूंढा था, वहां पार्किंग में कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं थी। वहां कई लाइट पोल लगे थे, इसलिए यह नहीं था कि हम पूरी तरह अंधेरे में थे। इसी वजह से हमने यह जगह चुनी थी। फिर भी हमने अपने साथ टॉर्च लाइट्स रखी थीं। हमने गाड़ी एक तंग और बिना नाम वाली पगडंडी के पास पार्क की जो जंगल के अंदर और गहराई में जाती थी। बर्फ काफ़ी थी क्योंकि कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही एंड्रयू ने बर्फ के गोले बनाना शुरू कर दिए और हम पर फेंकने लगा, तो मैंने भी उसे जवाब में बर्फ फेंकी। हम यहाँ मज़े करने आए थे, इसलिए मैं एंड्रयू के लिए इसे यादगार बनाना चाहता था। मैंने हमारी टॉर्च लाइट्स उठाई और वह कुल्हाड़ी भी जिससे मैंने पेड़ काटने का सोचा था। हम उस तंग रास्ते पर चल पड़े। बर्फ हमारे जूतों के नीचे चर्र चर्र कर रही थी। एंड्रयू आगे आगे भाग रहा था, हर दूसरे पेड़ को देखकर कहता, यह वाला ठीक है। जितने अंदर जाते गए, पीछे का रास्ता नज़रों से गायब होता गया और रोशनी केवल चांद की मंद चमक और हमारी टॉर्च से थी। इतना सुकून था कि मैंने मैरियन और एंड्रयू से कहा कि एक पल के लिए रुक जाएं और माहौल को महसूस करें। कोई आवाज़ नहीं, शायद हल्की हवा, बस। अगर मैं अकेला होता तो शायद सिर्फ इस चुप्पी और अंधेरे से ही डर जाता। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें टॉर्च का उपयोग वाकई ज़रूरी हो गया। एंड्रयू पहले तो खुशी खुशी टॉर्च चला रहा था, लेकिन जैसे ही पार्किंग एरिया की रोशनी गायब हुई और चारों तरफ केवल काला जंगल रह गया, वह थोड़ा घबराया। उसने पूछा कि हम कितनी दूर जाएंगे और यह भी कहा कि यहाँ बहुत अंधेरा है। चलते चलते थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। लेकिन हर बार पलट कर देखता तो सिर्फ वीरान बर्फीला रास्ता ही नजर आता। लगभग 10 मिनट बाद हमें लंबे घने पेड़ों की वह जगह मिल गई जहां से हम उपयुक्त ट्री चुन सकते थे। एंड्रयू खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। मैरियन मेरे करीब रही और धीरे से बोली कि जल्दी से पेड़ चुन लेते हैं। उसे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था और मैं समझ सकता था क्योंकि यह जगह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद मैंने अचानक अपने पीछे बहुत हल्की सी बर्फ की खरखराहट सुनी। यह आवाज़ हम में से किसी की नहीं थी और न ही किसी जानवर की। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे छिपकर चल रहा हो, बिल्कुल इंसान के कदमों की आवाज़। जब मैंने पलटा और देखा तो एक आदमी लगभग 20 फुट पीछे रास्ते पर खड़ा था। वह अजीब लग रहा था, मौसम के हिसाब से बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके हाथ नंगे थे, ठंड से लाल पड़ गए थे। उसकी जैकेट भी बहुत पतली थी। उसका चेहरा सफ़ेद, कठोर और निर्जीव लग रहा था, जैसे वह बहुत देर से ठंड में खड़ा हो। मैरियन ने तुरंत एंड्रयू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ला लिया।
जब उस आदमी ने देखा कि हम उसे घूर रहे हैं तो वह अजीब सी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने पूछा, क्या तुम लोग क्रिसमस ट्री ढूंढ रहे हो? इस शांत जंगल में उसकी आवाज़ सुनकर दिल दहल गया। उसकी आवाज़ गहरी थी लेकिन अजीब तरह से नरम, अस्वाभाविक। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही एंड्रयू खुशी से हाँ बोल दिया और मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं नहीं चाहता था कि यह आदमी हमारे बारे में कुछ जाने। मैरियन ने तुरंत कहा, नहीं, हम बस चल रहे हैं। आदमी फिर से आगे बढ़ा और जिस तरह वह चल रहा था उससे मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं पार्क रेंजर नहीं हूं। जैसे वह बिल्कुल जानता था कि हमने क्यों झूठ बोला। और सच में हम यहाँ जो कर रहे थे वह पूरी तरह गैर कानूनी था, मगर मैं उससे बात करना ही नहीं चाहता था। इसमें कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। वह थका हुआ लग रहा था, भूखा, या शायद कई दिनों से सोया ही नहीं था, शायद बेघर। मैंने मैरियन से कहा कि हमें तुरंत वापस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। उसने तुरंत सिर हिलाया और एंड्रयू की जैकेट पकड़ ली। जब हम उस आदमी के पास से गुजरते हुए आगे बढ़े, वह एक तरफ खड़ा हो गया और हमें अजीब सी मुस्कान के साथ देखता रहा, जैसे हमें अलविदा कह रहा हो। एंड्रयू बार बार पीछे मुड़कर देखता। क्या वह हमारा पीछा कर रहा है? हम उसे बस यही कहते रहे कि आगे देखो, मगर हर बार जब मैंने पीछे देखा वह आदमी पहले से थोड़ा करीब होता था। हालांकि मैंने उसके कदमों की आवाज़ तेज होती हुई नहीं सुनी थी। मैंने मैरियन से धीरे से कहा कि जैसे ही हम रास्ते के अंत के करीब पहुंचेंगे हम गाड़ी की तरफ दौड़ेंगे। उसने एंड्रयू का हाथ और मजबूत पकड़ लिया और बिना मुड़े सिर हिलाया। वह आदमी हमारे पीछे ऐसे कदम रख रहा था जैसे उसके बूट बहुत भारी हों, खींचते हुए। जब हमें पेड़ों के बीच से गाड़ी की हल्की सी झलक दिखाई दी तो मैंने उन दोनों से कहा, दौड़ो। मैरियन ने तुरंत एंड्रयू को उठाया और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। मैं सिर्फ कुल्हाड़ी की वजह से थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था, वरना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हथियार उठाकर किसी का सामना नहीं किया। मैंने एक पल के लिए पीछे का रास्ता बंद करने की कोशिश की और देखा कि वह आदमी अब रुककर मुझे घूर रहा था। उसने अपने हाथ आधे ऊपर उठाए, फिर उसी मुस्कान के साथ बोला, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वापस ट्रक में चले जाओ। और उसने शब्द ट्रक ऐसे कहा जैसे वह जानता था कि हम किस गाड़ी में आए थे। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैंने बस कहा, हमें कोई समस्या नहीं चाहिए। फिर मैं भी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मैंने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि मैरियन ने मेरा नाम चिल्लाकर पुकारा। उसकी आवाज में डर था, ऐसा डर जो मैंने उसकी आवाज में पहले कभी नहीं सुना था। जब मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा तो उसने मुझे दिखाया कि ट्रक के दाईं ओर के दोनों टायर फटे हुए थे। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, यह काम उसी आदमी का था। मैंने तुरंत मैरियन से कहा कि 911 पर कॉल करो, मगर वहां सिग्नल बहुत खराब था। वह बर्फ में इधर उधर चली ताकि कहीं कनेक्शन मिल जाए, मगर ट्रक से ज्यादा दूर भी नहीं गई। एंड्रयू ट्रक के अंदर बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आखिरकार कॉल मिल गई, मगर मैरियन की आवाज कांप रही थी, तो मैंने फोन पकड़कर सारी स्थिति बताई। हमारी जगह, वह संदिग्ध आदमी, फटे हुए टायर, जंगल की तन्हाई और यह कि हमारे साथ एक बच्चा भी है। फोन पर मौजूद ऑपरेटर ने बहुत गंभीरता से सुना और कहा कि हम ट्रक के अंदर ही रहें, दरवाजे लॉक रखें और पुलिस और टू ट्रक दोनों हमारी तरफ रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन नेटवर्क बार बार ड्रॉप हो रहा था, कॉल कट कट कर आ रही थी। फिर अचानक मैरियन ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, देखो। मैंने उन पेड़ों की तरफ देखा जिनसे हम अभी अभी निकले थे और मैं हिल कर रह गया। पेड़ों की कतार के पीछे कम से कम 3 लोग खड़े थे जो बिल्कुल चुपचाप हमें देख रहे थे। फिर उनमें से 2 लोग धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने तुरंत ऑपरेटर को बताया तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा दिल और डुबो दिया। आपके पास कोई हथियार है?
मैंने कहा, हाँ, एक कुल्हाड़ी है। उसने कहा, अगर आपातकाल में मजबूरन अपने परिवार की रक्षा करनी पड़े तो कीजिएगा। एंड्रयू रोने लगा। मैरियन उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती रही। वे दो लोग अब इतने करीब आ चुके थे कि हम उनकी आवाज सुन सकते थे। वे दोनों हाथ हिलाकर कह रहे थे, हम मदद करने आए हैं। लेकिन उनकी हालत, उनके कपड़े, उनका चलना, सब कुछ पिछले आदमी जैसा था। पोशाक फटी हुई, ठंड से असंवेदनशील, बिल्कुल अस्वाभाविक। मैरियन ने कहा, क्या ये पार्क रेंजर हैं? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। शायद मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा होगा, क्योंकि एंड्रयू फिर से रोने लगा। फिर अचानक वे दोनों लोग मुड़कर पूरी रफ्तार से वापस जंगल की तरफ भागने लगे। हम समझ ही नहीं पाए कि वे क्यों भागे, लेकिन अगले ही पल वजह सामने आ गई। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी, और जिंदगी में पहली बार वह आवाज किसी उद्धारकर्ता की तरह लगी। कुछ ही क्षणों बाद एक पुलिस एसयूवी हेडलाइट्स के साथ बर्फीली सड़क से मुड़कर पार्किंग लॉट में दाखिल हुई। उसकी तेज रोशनी सीधे हमारी तरफ पड़ी और मैंने तुरंत ट्रक की लाइट्स फ्लैश की ताकि उन्हें हमारी स्थिति समझ में आ जाए। मैंने उन पेड़ों की ओर इशारा किया जहां वे लोग भाग रहे थे, मगर वे लगभग गायब हो चुके थे। हालांकि बर्फ पर उनके कदमों के निशान स्पष्ट थे। एसयूवी रुकी और दो पुलिस अधिकारी तुरंत बाहर निकले, हाथों में ताकतवर फ्लैश लाइट्स लिए हुए। मैं बाहर निकला और लगभग शुक्रगुजारी के अंदाज में घुटने टेकने के करीब था। मैंने उन्हें पूरी विस्तार से बताया और जंगल के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां वे साए भागे थे। अधिकारियों ने तुरंत हमें आदेश दिया, ट्रक के अंदर रहें, दरवाजे लॉक रखें। कुछ ही मिनटों में और दो पुलिस गाड़ियां भी पहुंच गईं। एक अधिकारी हमारे पास ही रहा, जबकि बाकी जंगल की ओर तलाश शुरू कर चुके थे। एंड्रयू अब डरपोक नहीं था, बल्कि पुलिस को देखकर अजीब सा उत्साहित लग रहा था। लेकिन मैरियन उसकी पीठ थपथपाती रही, शायद इसलिए कि उसका अपना दिल अभी तक धड़क रहा था। लगभग आधे घंटे बाद अधिकारी वापस आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमें जंगल में कोई नहीं मिला। बस बर्फ में 3 अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए निशान थे, जैसे वे लोग किसी छुपे हुए रास्ते, किसी गुप्त ठिकाने या किसी कैंप की ओर जा रहे हों। अधिकारियों ने हमें बताया कि कभी-कभी ड्रिफ्टर्स या जंगल में छुपकर रहने वाले लोग ऐसे क्षेत्रों में बसेरा बना लेते हैं, खासकर सर्दियों में जब बर्फ किसी के अस्तित्व को आसानी से छुपा देती है। कुछ देर बाद ट्रक आ गया और पुलिस हमारी निगरानी में तब तक खड़ी रही जब तक गाड़ी ट्रक पर नहीं लदी गई। ठंड बहुत तेज थी, इसलिए हम पुलिस कार के पीछे वाले हिस्से में बैठे रहे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैरियन ने एंड्रयू को गोद में लिया हुआ था और मैं सिर्फ खिड़की से काले पेड़ों को देखता रहा, आधा डरते हुए कि कहीं वे साए फिर नजर न आ जाएं। जब आखिरकार हम वहां से रवाना हुए, पूरा रास्ता घर तक हम में से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि अगर हम कुछ कहते तो शायद वह डर फिर से वास्तविकता बन जाता।